अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स है। तो हम देखेंगे कि इसके लिए तीन बेसिकली ये कंडीशंस होती हैं, तीनों को बारी-बारी वेरीफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो जैसे मैंने कहा तीन कंडीशन है। एक को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं T1 बराबर होना चाहिए T2 के। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, प्रेशर P1 बराबर होना चाहिए P2 के। पार्टिकल इक्विलिब्रियम या इसे केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, इसके μ1 बराबर है किसके, μ2 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास हमारा ज्यादा जो अमल दखल ज्यादा काम है वो इसी से ही रहेगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम से। तो शुरू करते हैं, बारी बारी सबको समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल कांटेक्ट क्या है? जब दो सिस्टम हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट में आए तो वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जब हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे किसी किस्म का एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। तो अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो कैसे लाया जा सकता है? तो हम कहेंगे कि सिस्टम को आइसोलेट कर दो उसकी सराउंडिंग से और देखो कि उसके अंदर क्या उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव ना आए तो हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अच्छा, अब जरा इसको बात को जरा डिटेल में देखते हैं। जब आप सिस्टम को आइसोलेट करते हैं तो इसका मतलब बैरूनी असरात तो खत्म हो गए सारे। तो अब इसका मतलब जो स्टेट में बदलाव आएगा वो उसके अंदरूनी जो आपके पास इवेंट्स हो रहे होंगे, जो इंटेंसिव उसकी प्रॉपर्टी है, जाती खूबियां उसकी वजह से हो रहे होंगे। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वो एक यानी आपके पास यूनिफॉर्म वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब ये सारी चेंजेस रुक जाएंगी, जब आपने उनको कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में अब आपने आइसोलेट कर दिया, बाहर से कोई उस पर असर नहीं हुआ और सिस्टम ने अपने आप को यानी यूनिफॉर्म वैल्यूज पे ले जाने की कोशिश की, इंटरनल जो उसके पैरामीटर्स थे। तो जब ये चेंजेस रुक जाएंगी तो हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, तो हम उसे थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएंगे। प्रेशर को भी हम रिगार्ड करेंगे कि भाई आपके पास यानी वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, इसमें हम ग्रेविटी वाला असर नहीं डाल रहे। तो अगर ग्रेविटी को आप डालोगे तो फिर प्रेशर वेरिएशन एग्जिस्ट करेंगी, तो इसलिए हम उसको ज्यादा टेक्निकल नहीं बना रहे। लेट्स से दो सब सिस्टम है, सिस्टम 1 सिस्टम 2। आपको दिख रहा है कि आपने उसे आइसोलेट कर दिया है, आपने उसके गिर्द एक ऐसी वॉल क्रिएट कर दी है जहां उसे बैरूनी असरात से रोकेगी। अब आपके पास N1 प्लस N2 यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर, उनकी तादाद मिलके कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। U1 प्लस U2, U बराबर कांस्टेंट के, V1 प्लस V2, V कांस्टेंट के। तो ये बुनियादी शराइत से के साथ शुरू की गई बात। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी भी एडिटिव होती है, तो मैंने लिख दिया टोटल एंट्रोपी आ जाएगी S1 प्लस S2। जब आप इसको चेंज देखोगे तो चूंकि आपके पास DS अब चूंकि वो कांस्टेंट होगा तो आपके पास उसकी तो चेंज आएगी नहीं, तो DS जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब DS1 प्लस DS2 बराबर जीरो आ जाएगा। तो DS1 बराबर होगा किसके, माइनस DS2 के। एनर्जी की भी यही कहानी है, क्योंकि एनर्जी U तो कांस्टेंट है, तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो DU1 प्लस DU2 बराबर जीरो आ जाएगा। तो DU1 बराबर है किसके, माइनस DU2 के। अच्छा जी, तो अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं एंट्रोपी को इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी देखना चाहता हूं। तो DS1 बराबर आ जाएगा पार्शियल S1 पार्शियल U1 इंटू DU1। DS2 आ जाएगा क्या आपके पास, DS2 पार्शियल S2 पार्शियल U2 और DU2। अब आप जानते हो ये कि DS1 प्लस DS2 जीरो के बराबर था, तो आपके पास DS1 की वैल्यू भी है, DS2 की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आप इसमें ये जब वैल्यूज प्लेस कर दी तो आप जानते हैं कि भाई DU2 को माइनस DU1 भी लिखा जा सकता है, वो वैल्यू यहाँ पे लगा दी। जब आप ये वैल्यू करेंगे तो DU1 कॉमन लिया जा सकता है। एंट्रोपी का फार्मूला देखें तो पार्शियल S पार्शियल U ओवर T लिखा जा सकता है। U को इस तरफ मैं ले गया हूं तो 1 ओवर T के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये पहला फैक्टर ब्रैकेट में 1 ओवर T1 लिखा जा सकता है, ये 1 ओवर T2 लिखा जा सकता है, तो वो मैंने इस तौर पे लिख दिए। अब आपके पास DU1 तो जीरो नहीं थी, तो इसका मतलब ब्रैकेट वाला फैक्टर जीरो होना चाहिए। ब्रैकेट वाला फैक्टर जीरो होगा तो साबित हो जाएगा कि T1 बराबर है T2 के। ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर ये कंडीशन चेंज हो तो इसका मतलब फिर हीट फ्लो करेगी सिस्टम 2 से सिस्टम 1 की जानिब।
यानी वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1/T1 इज माइनस 1/T2, तो आप कह सकते हैं T2 बड़ा है T1 से, तो T2 से यानी सिस्टम 2 से हीट जाएगी सिस्टम 1 की तरफ ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सके। ये तो एक तरह का इक्विलिब्रियम हो गया। अब दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और या वर्क किसे कह लें, तो P1 बराबर P2 मैंने इसकी प्राइमरी शर्त लिख दी। अब जब हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही विद इन सिस्टम या सराउंडिंग में से, यानी ओवरऑल मेरे पूरे सिस्टम में अंदर भी बाहर भी सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 है, यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ठीक है, आप इसको दूसरी टेक्निकली तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तभी आएगा अगर प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरनली क्या रहे, सेम रहे, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। अब पिछले केस की निस्बत क्या है, वॉल्स मूव कर सकती हैं, वॉल की मोशन को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरीके से सिस्टम 1 सिस्टम 2 है, उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वही मैंने लिख दिया कि इनकी टोटल तादाद यहाँ पे क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो U बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2। आप जब चेंज देखोगे तो DU चूंकि कांस्टेंट है तो इसकी चेंज 0 आ जाएगी, तो DU1 बराबर आ जाएगा माइनस DU2 के। इसी तरीके से वॉल्यूम चूंकि अब कांस्टेंट है, तो जब आप इसे मूव करोगे वॉल को, तो ओवरऑल तो वॉल्यूम वही रहना है जो तो सिस्टम का मिलके है, तो टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी, तो dV इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो dV1 बराबर आ जाएगा माइनस dV2 के। अब आप एंट्रोपी का टूल जानते हैं, मैं एंट्रोपी को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम डिस्कस करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तो आपने टोटल एंट्रोपी लिख दी, फिर आपने उसकी चेन देखी, जो कि टोटल आपके पास आइसोलेटेड है, तो आपका ds तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ds1 बराबर आ जाएगा माइनस ds2 के। तो अब आप क्या करोगे, पार्शियल v1 से यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने एक तरह से, तो अब आपके पास हम जानते हैं कि इस जगह पे कि dv2 बराबर है dv1, इसके साथ माइनस लगाया जा सकता है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तौर पे लिखा जा सकता है। बात समझ आ गई, तो dv1 से कट जाएगा, ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब आप जानते हैं पार्शियल एस वो पार्शियल v p/t होता है, तो ये वैल्यू आपके पास का ये p1 t1 आ जाएगा, ये p2/t2 आ जाएगा। तो अगर t1 t2 के बराबर हुआ, अगर बराबर हुआ, तो फिर P1 बराबर आएगा P2 के, तो इसका ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको हासिल हो जाएगा। अब मैं अगर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, तो ds1 जो आपके पास इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम का फंक्शन है, यानी एंट्रोपी, यहाँ पे सेकंड सिस्टम में भी उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम का फंक्शन लिया, ग्रेटर देन 0 आए अगर आप वर्क कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ds1 को u1 के लिहाज से भी चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम के लिहाज से भी चेंज किया जा सकता है, मगर दूसरे फैक्टर्स दौरान जैसे वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहने चाहिए। इसी तरीके से ds2 की चेंज देखी u2 और v2 के लिहाज से, ठीक होगी बात। अब मैं जानता हूं, जो पीछे मैं पढ़ चुका हूं, du1 बराबर है माइनस du2 के, dv1 बराबर है माइनस dv2 के, पार्शियल एस ओवर पार्शियल 2 बराबर है 1/t के, एंट्रोपी की डेफिनेशन से निकाली बात, तो यहां से ये अभी ऊपर किया गया पार्शियल एस ओवर पार्शियल v py/t है। pv जानते हो ना, एनर्जी होती है प्रोडक्ट ऑफ, तो वहां से वो जो u था उसको pv की फॉर्म में लिख के इधर कर लिया, ये भी एक तरह से एंट्रोपी ही है, मगर शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी, एनर्जी को p और v के प्रोडक्ट की सूरत में लिख के से चेंज को नीचे ले आया हूं। अच्छा, तो अब ये सारी वैल्यूज आपके पास है, इनमें से u वाली टर्म्स इकट्ठी की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास du2 है, तो माइनस du2 माइनस d1 लगाया जा सकता है, फिर du1 कॉमन लिया जा सकता है, जैसे ऊपर अभी थर्मल में किया था। फिर इसी तरीके से आप इसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हो कि भाई ds ओवर जो पार्शियल एस ओवर पार्शियल p1 है, वो p1/t1 माइनस p2/t2 अभी ऊपर किया है, d1 कॉमन लिया जा सकता है। अब ये फैक्टर तो इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि t1 t2 के बराबर हुआ, तो du1 तो 0 नहीं है, तो ये 0 होना चाहिए, ये 0 होगा तो t1 बराबर होगा t2 के, वो फैक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो इसका ये वाला फैक्टर बच गया आपके पास, p1 माइनस p2 dv1 ग्रेटर देन 0। अब वॉल्यूम में भी चेंज, dv1 0 तो नहीं था, नजर आ रहा है वॉल्यूम मुझे, तो इसका मतलब p1 बड़ा होगा किससे, p2 से। तो इसका मतलब जो सब सिस्टम 1 है वो मैकेनिकल वर्क करेगा किसकी तरफ, सब सिस्टम 2 की जानिब, यानी जिस एंड का प्रेशर बड़ा होगा वो दूसरे एंड की जानिब क्या करेगा, वर्क करेगा। तो एक सादा सा कंसेप्ट ये आ गया। अब आपके पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल पोटेंशियल की बात करें, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे पास सारा, यानी इसकी बुनियाद बनेगी आगे चल के। केमिकल पोटेंशियल जब हम कहते हैं किसी स्पेसीज में, क्या है कि जी जो एनर्जी आप अब्सॉर्ब या रिलीज करते हो ड्यू टू चेंज ऑफ पार्टिकल नंबर,
किसी स्पेसिमेन का, यानी केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन के अंदर जो आपके पास पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी में बदलाव आता है, वो केमिकल पोटेंशियल होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि केमिकल पोटेंशियल जो होता है किसी मिक्सचर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो सिस्टम में आपने डाले होते हैं, ठीक होगी बात। तो इसका ना मोटी मोटी बात क्या ज़हन में आ रही है कि एनर्जी की चेंज आएगी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, और वो किसके लिहाज से देखनी है, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल के लिहाज से देखनी है। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है फ्री एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ ऑल स्पीसीज कंसंट्रेशन इन मिक्सचर ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट के तौर पे। अच्छा, इस बात को आगे चल के देखते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि आप इस मोलर केमिकल पोटेंशियल को मोलर फ्री एनर्जी कहते हैं। जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसी केमिकल पोटेंशियल को गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ये बात भी समझ आ गई आपको, वन लाइनर डेफिनेशन लिखी हुई हैं। अब आपके पास जो स्टेट फंक्शन है जो एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं। कल भी इनका जिक्र हुआ था, जिसमें इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। ठीक होगी बात। तो आपके पास ये केमिकल पोटेंशियल के अगर हम यूनिट डिफाइन करें तो इसके एनर्जी यूनिट्स होते हैं पर यूनिट सब्सटेंस मास, जैसे जूल पर केजी, या फिर आप पर मोल में भी डिस्कस कर सकते हो, जूल पर मोल। ठीक है, तो अब इसकी जरा बात मैथमेटिकल समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक सिस्टम दिख रहा है N1 प्लस N2, यानी दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होंगे, एनर्जी कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इंट्रोपी की चेंज अगर हम बात करें तो आपकी इंट्रोपी तभी मैक्सिमम आएगी जब ds इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपकी इंट्रोपी में मैक्सिमम हम कह देते हैं तो ds इक्वल टू 0। तो आपके पास इसका मतलब ds को n के फंक्शन में आप लिखना है, जैसे हम पहले के थर्मल में u की सूरत में लिखा और मैकेनिकल में वॉल्यूम की टर्म में लिखा। तो अब ds1 निकाल लिया पार्शियल s1 ओवर पार्शियल n1 dn1 के तौर पे, फिर इसी तरीके से सेकंड निकाल लिया, दोनों को इस वैल्यू में प्लेस कर दिया। हम जानते हैं n1 प्लस n2 कांस्टेंट है, तो dn1 प्लस dn2 इक्वल टू 0, यहाँ से dn1 बराबर आ जाएगा माइनस dn2 के, वो वैल्यू प्लेस कर दी जा सकती है, dn2 की जगह माइनस dn1 लगाया जा सकता है। तो यहाँ से dn1 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, कट जाएगा, पार्शियल s1 ओवर पार्शियल n1 बराबर आ जाएगा पार्शियल s2 ओवर पार्शियल n2। अब आपके पास यहाँ पे देखें कि भाई आपने म्यू बराबर लिखा है पार्शियल s ओवर पार्शियल n इंटू टी। आप इसे यूं भी तो पढ़ सकते हैं ना, पार्शियल s ओवर पार्शियल n इंटू म्यू ओवर टी। अब n यहाँ पे नंबर्स है, म्यू आपका केमिकल पोटेंशियल है, तो अब आप इसको भी एनर्जी ही कंसीडर कर रहे आ रहे हैं। ठीक होगी बात। तो ये बेसिकली एंट्रोपी का ही फार्मूला है, उसको आप केमिकल पोटेंशियल की टर्म में लिखा हुआ है। तो ये पार्शियल एस ओवर पार्शियल n1 की जगह यू म्यू बाई टी लिखा जा सकता है, तो म्यू1 ओवर t1 बराबर आ जाएगा म्यू2 ओवर t2। और अगर टेम्परेचर आपने बराबर कर दिए, थर्मल इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी आपकी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब म्यू1 बराबर आ जाएगा म्यू2 के। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अब शर्तें क्या हो गई कि T1 बराबर होना चाहिए T2 के, प्रेशर P1 बराबर होना चाहिए P2 के, वॉल्यूम V1 बराबर होना चाहिए V2 के, और केमिकल पोटेंशियल μ1 बराबर होना चाहिए μ2 के। तो ये चार शर्तें हैं अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। जी जनाब, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।